नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। कोरोना के कहर से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए हैं और सबसे अधिक मार पड़ी है बैंकों से कर्ज लेने वालों पर। लॉकडाउन में सरकार ने बैंकों से ये निवेदन किया था कि लोगों को राहत दी जाए। आरबीआई ने कर्जदाताओं को राहत देने के लिए पहले 3 महीने के लिए मोराटोरियम प्लान के जरिए राहत दी, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के बाद इस अवधि को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया, यानी 6 महीने तक की राहत दी गई। अब यह स्कीम 31 अगस्त को खत्म हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि सितंबर में क्या अब लोगों को ईएमआई देनी पड़ेगी, जबकि अभी आर्थिक हालात सबके बेहद खराब है और इन सब के बीच बैंकों ने आपदा में अवसर तलाशने शुरू कर दिए हैं। मोराटोरियम पर ब्याज लेना शुरू कर दिया बैंकों ने। ऐसे में उपभोक्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि आज उसके पास अभी रोजगार नहीं है। सैलरी में जिनके पास नौकरी है उनकी सैलरी में कटौती हो रही है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई भी हो रही है। 2 याचिका लगा गई। एक तो यह है कि 6 महीने के मोराटोरियम का जो प्लान था उसमें ब्याज माफी, जो भी ब्याज है उसको माफ किया जाए, इसको लेकर सुनवाई अब कल होगी। आज सुनवाई हुई जिसमें केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि 2 साल तक मोराटोरियम की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यानी एक राहत देने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया। दरअसल जब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बैंक पुनर्गठन के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऋण लेने वालों को दंडित नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना के कहर से परेशान आम आदमी को राहत मिल पाएगी? जब करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए हैं तो वो कैसे ईएमआई चुका पाएंगे? क्या मोराटोरियम की अवधि 2 साल बढ़ाने पर कुछ राहत मिल सकती है? क्या बैंक कोरोना में आपदा में अवसर तलाश रहे हैं? क्या सितंबर में आम आदमी को ईएमआई देनी पड़ेगी? अब लोगों के पास विकल्प क्या बचता है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उन सभी का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से प्रदीप वासुदेव जी हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रामनाथ शुक्ला जी लखनऊ से बीजेपी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्वेतांग पांडे जी कांग्रेस के नेता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर संतोष पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रामनाथ जी आप ही के पास आएंगे। देखिए, अब आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों लोगों के पास रोजगार नहीं है, कई लोगों की नौकरियां चली गई और जहां भी नौकरियां हैं वहां पर कई जगहों पर सैलरी में भारी कटौती भी की जा रही है। ऐसे में जो मोराटोरियम का स्कीम थी 31 तारीख तक खत्म हो गई, तो क्या अब आगे उनको ईएमआई दी जाएगी या मोराटोरियम का जो प्लान है, जो अवधि जो जैसा कि सरकार कह रही है कि 2 साल तक बढ़ाया जाएगा, कैसे राहत दी जाएगी लोगों को? ये एक नीतिगत विषय है। हाँ, और एक नीतिगत विषय है और इस पे माननीय वित्त मंत्री जी कल बैंक प्रमुखों से मिल रहे हैं। अच्छा। और कल बैंक प्रमुखों की मीटिंग के बाद इसमें निश्चित तौर से कुछ न कुछ घोषणा होगी। अच्छा। और पूरा प्रयास होगा केंद्र सरकार का कि हम बैंक के ग्राहकों को, आम जनता को हर तरह से राहत दें। कल से ये मीडिया में ज्यादा चर्चा हुई कि एक साथ 6 किस्तें ली जाएंगी या ब्याज लिया जाएगा। हाँ। निश्चित तौर से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने, जिला सहकारी बैंक ने, ग्रामीण बैंक ने ऐसा नहीं किया है। कुछ निजी बैंकों की शिकायतें मिल रही है, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बैंक एक साथ ब्याज ले सकते हैं न किस्त ले सकते हैं, ये पहले ही स्पष्ट बता दिया गया था। ये जो मोराटोरियम की स्कीम, जो प्लान था वो खत्म हो गया 31 तारीख को, तो यानी अब ये माना जाए कि सितंबर से फिर क्या ईएमआई देनी पड़ेगी? क्या अभी वो हालात हो गए हैं कि भाई उनको अब जो लोग जिनके पास रोजगार नहीं वो ईएमआई कैसे देंगे? जो नियमित किस्त है उसको देना पड़ेगा, इसमें कोई दो नहीं है। लेकिन जो मोरेटोरियम की बात है, हाँ, उसके लिए अभी कल नीतिगत फैसला आने वाला है। हमें कल तक इंतजार करना चाहिए। और जो भी राहत हो सकती है समाज के हर वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है और हम आगे भी उपलब्ध कराएंगे। ये सरकार का संकल्प है। श्वेतांग जी, लोग परेशान हैं कोरोना की वजह से, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए हैं
ऐसे में जो मोरेटोरियम की स्कीम थी उसकी 6 महीने की अवधि पूरी हो गई है। अब ये माना जा रहा है कि सितंबर तक अगर कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया तो लोगों की ईएमआई अब देनी शुरू होने पड़ जाएगा, अब लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिनके पास रोजगार है बहुत जगहों पे अभी भी सैलरी की भारी कटौती की जा रही है, तो ऐसे में ईएमआई वो कैसे दे पाएंगे? देखिए, यहाँ पर सवाल उठता है कि पहली बात तो ये सरकार की विफलताओं का परिणाम है। अच्छा। नंबर एक बात, सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कितनी बड़ी देश के सामने आर्थिक समस्या आन पड़ी है। मैं बताना चाहूंगा, पहली बात, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना है तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, पहली बात तो एक हो गई रूरल इकोनॉमी, एक हो गई अर्बन इकोनॉमी। मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये नीतियों की बात कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में जिस मनरेगा को क्रिटिसाइज किया था, उसी मनरेगा को 2020 से 21 वित्त वर्ष में 61,500 करोड़ एलोकेट किए गए। कोविड-19 का जब पीरियड आता है तो रूरल इकोनॉमी को बचाने के लिए 40,000 करोड़ एडिशनल दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी नीति है नहीं, ये कांग्रेस की नीति पर चलना चाहती है। पहली बात, मार्च 2020 की आप बात कर रहे थे कि आरबीआई गवर्नर ने मोनिटोरियम से 3 महीने की अवधि दी, अब उसको 6 महीने कर दिया गया। वो मैं बताना चाहूंगा कि रेपो रेट 4.4% से 5.15 किया गया था। अब कॉमर्शियल बैंक को लेंडिंग देनी है। मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ा डिबेट भी है, जो कि इस देश के 40 करोड़ लोगों को टारगेट करता है। पिछले 6 महीने में बताना चाहूंगा कि कितने लोगों के रोजगार चले गए हैं, ये सरकार बताने में विफल है। 2014 के बाद से सरकार, जो कि केंद्र में है, किसी भी तरह का डेटा प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई पर खुद ज्यादा बोझ है। अच्छा। और आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में यह साफ किया था कि यह मंदी का दौर है और यह लंबा चलेगा। मैं और बताना चाहता हूं आपको कि 2008 में भी भारत में क्राइसिस हुई थी, लेमन क्राइसिस, जिसको हम सब जानते हैं। और ये वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। मैं बताना चाहूंगा अंजनी जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने उसी ने उस संकट से हमको बाहर निकाला था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप के बड़े बड़े देश, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन उस समय यूपीए की सरकार थी और भारत उस संकट से निकल करके बाहर आ गया। और मैं और भी पॉइंट रखना चाहूंगा तो, लेकिन लोगों को राहत कैसे मिल सर? ये इतिहास जनता जानती है कि कैसे 2008 की मंदी, फिर 1979-80 की जो मंदी थी, कैसे हुआ, उससे हम निपटे। हालांकि उससे उदाहरण से हमको सीखना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल आप विपक्षी नेता के तौर पर बैठे हैं, आम जनता को राहत कैसे मिलेगी? आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। मेरे पास इसका सुझाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या सुझाव है उसको छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो कोविड में कह रही थी गो कोरोना गो, और कल को ये भी कह सकते हैं कि ग्रो जीडीपी ग्रो भी कह सकते हैं, ये इस तरह का नारा भी दे सकते हैं। जी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। पीएम मोदी को मन की बात में जहां जीडीपी की चर्चा करना चाहिए, वो करने में विफल है। अब मेरे आप सुझाव सुनिए। मैं चाहता हूं कि नेशनल वॉइस के माध्यम से ये जो मैं सुझाव दे रहा हूं, ये वित्त मंत्री तक पहुंचे और माननीय प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। पहली बात मैं बताना चाहूंगा, अर्बन इकोनॉमी पे आप आते हैं। अर्बन इकोनॉमी में लोगों के रोजगार चले गए हैं, पहली बात। और अभी आप कह रहे थे कि लोगों को 30% सैलरी दी जा रही है, ये 100% सही बात है। नहीं, हमने प्रतिशत नहीं बोला, ये कहा कि कटौती हो रही है। जी देखिए, अर्बन इकोनॉमी में पहली बात तो डायरेक्ट मैं अर्बन इकोनॉमी में कहना चाहूंगा कि जितने भी बेरोजगार हो गए हैं उनको डायरेक्ट कैश की व्यवस्था करनी होगी। अच्छा, उसके बाद वहां पर जॉब क्रिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो ईएमआई की एक मार पड़ने वाली है, उसको लेकर क्या, वो उस पे तो हमने चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो तत्काल जो बोझ पड़ने वाला है आम उपभोक्ताओं पर ईएमआई को लेकर, उसको लेकर क्या विकल्प? मुझे ये पूरा कर लेने दीजिए। मैंने अर्बन इकोनॉमी की सर और भी मेहमान है, आएंगे, क्योंकि अभी 1 घंटे की डिबेट है, तफसील से समझेंगे आपसे। मेरे सुझाव बचते हैं, मैं और 3 सुझाव दूंगा।
दूंगा। जी जी, तफसील समझेंगे, आपका सुझाव लेंगे। हमारे साथ प्रदीप वासुदेव जी हैं। प्रदीप जी, देखिए, नेताओं की बात आपने सुनी, कांग्रेस सुझाव दे रही है और बीजेपी कह रही है कि भाई इस मामले में एक नीतिगत बैठक होगी, कल तक इंतजार करना होगा कि भाई सरकार क्या राहत देती है। लेकिन ऐसे में आप जरा समझाएं लोगों को कि भाई 6 महीने की जो मोरेटोरियम की स्कीम थी वो खत्म हो गई, एक थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अभी क्या, अभी लोगों के दिमाग में बड़ा डर है कि भाई अब ईएमआई देनी पड़ जाएगी, और ये भी हो रहा है कि बैंक वाले भी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, वो उसमें ब्याज पर जो ब्याज लगा रहे हैं। तो ऐसे में फिर इस स्कीम का फायदा क्या हुआ लोगों को? तो फिर 2 महीने 4-6 महीने बाद तो पूरा पैसा देना ही पड़ रहा है एक्स्ट्रा ब्याज लगा के। तो कैसे राहत, जरा समझाएं लोगों को कि क्या अब सितंबर में लोगों को ईएमआई एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, या जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है उससे कुछ राहत मिलेगी? इसमें आप देखिए कि सबसे पहले तो हमें जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो सर्कुलर जो इशू किया था आरबीआई के थ्रू, जो राहत दी है, हमें 2 सर्कुलर इशू किए हुए हैं। तो पहला सर्कुलर 3 महीने के लिए उन्होंने मोरेटोरियम दिया हमें। सेकंड जो वो मैंडेटरी था, उसको प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक दोनों के लिए, सभी के लिए मैंडेटरी था। लेकिन सेकंड वाला, यहाँ ये भी समझना पड़ेगा, सेकंड वाला ऑप्शनल था। तो वो भी काफ़ी प्राइवेट बैंकों और एनबीएफसी जो होती हैं उन्होंने नहीं दिया, वो भी राहत नहीं दी है। तो इस वजह से एक तो पहले ही वो इशू शुरू हो चुका है। उसके बाद जो मोरेटोरियम वर्ड है, मोरेटोरियम का जो मीनिंग है वो प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। तो नए मोरेटोरियम का जो मीनिंग है वो ये है कि जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं, हॉलीडे पीरियड होता है। अच्छा। जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता, उस बीच में जो गैप होता है, हाँ। उसमें ईएमआई स्टार्ट नहीं होती और इंटरेस्ट भी नहीं स्टार्ट होती है आपकी, हाँ। लेकिन वो वेवर नहीं होता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जब भी डिसीजन लेगा तो इंटरप्रिटेशन करेगा, बट सुप्रीम कोर्ट जो है जहाँ भी कहीं भी रेमेडी या गवर्नमेंट कुछ गलत हो रहा होता है तो डायरेक्शन देने की वो रखता है, पावर रखता है। अच्छा। तो यहाँ मोरेटोरियम अगर लॉ के इंटरप्रिटेशन और आरबीआई के सर्कुलर के इंटरप्रिटेशन से जाएं, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट कोई राहत नहीं दे सकता, बट डायरेक्शन गवर्नमेंट को दे सकता है कि वो पॉलिसी लेके। बड़ी बात आपने बोली। हाँ। और अजय शर्मा जी, जैसे कि आज की जो सुनवाई हुई उसमें एक बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई आप जो है बैंक वाले, आप जबरदस्ती जो ऋण लेने वाले उनको दंडित नहीं कर सकते। आपके पास प्रबंधन का अधिकार है, आप प्रबंधन करिए, आप पुनर्गठन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जबरदस्ती आप उनको दंडित नहीं कर सकते हैं। तो अब जो दो याचिका लगाई गई कि एक तो भाई मोरेटोरियम की अवधि में जो भी था उसमें ब्याज माफी की जाए, और दूसरा अब राहत दी जाए। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि आम आदमी को कैसे राहत मिल सकती है, क्या उम्मीद करे आम आदमी? देखिए अंजलि, सिर्फ उम्मीद ही है। अच्छा। और उम्मीद जो है कल पे टिकी है, कल क्या होता है, हाँ। उस पर टिकी हुई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, जैसे अभी बता रहे थे कि राहत नहीं दे सकता लेकिन डायरेक्शन दे सकता है। हाँ। और डायरेक्शन में कितने लोग उस बात को मानेंगे, जैसे पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ, नहीं माना गया जी। तो इसीलिए मैंने कहा कि कल पे टिका हुआ है, कल सरकार की तरफ से क्या बात रखी जाती है। यदि वो 2 साल का या 18 महीने का जैसे हम सुनने में आ रहा है ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ इससे एक राहत मिलेगी। हाँ। और राहत जो है कई तरीके से दिखाई देगी लोगों के बीच में। हाँ। एक तो लोगों को अपना जो सोना है वो गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। हाँ। या फिर हम रीसेल मार्केट की बात करें, जैसे अगर ईएमआई चुकाने के लोग अपनी गाड़ियां नहीं बेचेंगे या अपने टू व्हीलर नहीं बेचेंगे, या फिर जो प्रॉपर्टी है जिसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं उसे औने पौने दामों पर नहीं बेचेंगे। तो अगर हम ये कहें कि औने पौने दामों पे भी बिक रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो यानी कि जो उनकी जो एक्चुअल कीमत है उससे नीचे चला जाएगा, उसका भी जो एक नेगेटिव असर देखने के लिए मिलेगा रीसेल हाँ। मार्केट के अंदर भी जी। और जिनके पास में अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से अलग तरह के रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा के हों या फिर सुसाइड के हों, ये इस तरह की चीज़ें निकल कर आएंगी। हाँ। जैसे अभी आपने कहा कि बैंक दंडित नहीं कर सकती है, तो उसके अंदर और भी बहुत तरह की चीज़ें, यानी अपराध को बढ़ावा दे सकता है। हाँ। तो मैं जो सोसाइटी के अंदर देख रहा हूँ ये अपराध की तरफ भी लेके जाएगा। हाँ। और जो एक मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि लोग जो है फिर मरने के लिए मतलब मजबूर हो जाएंगे कि करें क्या। यदि
तो ये जो बड़ी स्थिति- चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं कि अगर ये ऐसे हालात होंगे, लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो कहाँ से वो ब्याज भरेंगे, ईएमआई देंगे? देखिए, वो आपने भी बात रखी कि सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर कटौती हो गई है, या फिर नौकरी से निकाल दिया गया है, और अभी जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर आने में बहुत समय लगेगा। अभी भी जो है हम देखें तो हम ट्रेनों की बात करें या मेट्रो की बात करें या दूसरे जो ऐसे पब्लिक प्लेस है उनकी बात करें, अभी वो व्यापार पे या उस चीजों ओपन नहीं हुई है, नहीं चल पा रही हैं, अभी पटरी पर नहीं आई हैं। अभी सिर्फ हमने कोरोना से लड़ते लड़ते सिर्फ इतना कर लिया है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन जो व्यापार है वो जिस गति से हमने उसको आगे बढ़ाया है, चाहे हम वर्क फ्रॉम होम करें या ऐसा उसमें कुछ करें, तो अभी हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम उसको जो है कंट्रोल कर हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर भी नहीं देता सर। नहीं कर सकता है। हमारे साथ संतोष पाठक जी है, आपसे समझना चाहेंगे सर। पहले तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं लगाई गई थी, एक सोमवार को सुनवाई हुई जिसमें सरकार ने कहा कि भाई हम 2 साल तक इसको मोरेटोरियम को और बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुने तीखी बहस हुई, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ सर, थोड़ा उसको तफसील से हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे राहत की उम्मीद करें लोग। देखिए, बिल्कुल अंजनी, एक तो सबसे बड़ी बात जो बार बार कहा जाता है कि न्यायिक सक्रियता, ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है कि जो फैसला सरकार को अपने स्तर पे कर लेना चाहिए था, उसके लिए भी लोगों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगानी पड़ रही है। देखिए, जब से ये कोरोना का जो पूरा संकट काल शुरू हुआ है, सरकार हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, या तमाम बैंक हो, खासतौर से मैं सार्वजनिक बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है, अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, ये तमाम लोग जो हैं वो जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ जनता को लुभाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है। अभी भाजपा के जो बड़े नेता थे उन्होंने कहा, रामनाथ शुक्ला जी ने, कि नीतिगत फैसला है। प्रदीप जी ने कहा निश्चित तौर पर आरबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, सरकार से एक अलग है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉलिसी तय करने का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है जी। लेकिन यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब प्रधानमंत्री को नोटबंदी लागू करवाना होता है तो पूरी तरह से लागू करता है भारतीय रिजर्व बैंक। यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इकोनॉमिक इशू को लेकर बड़े फैसले करने होते हैं, भले ही विवाद उठे, भले ही ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, दबाव डाला, भले ही ये कहा जाए कि वित्त मंत्री ने हस्तक्षेप किया, दबाव डाला, और ये कोई आज की बात नहीं है, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है। हर वित्त मंत्री, हर सरकार, हर प्रधानमंत्री ये चाहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके हिसाब से चले। तो जब जनता इतनी बड़ी परेशानी में फंस रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि हमने तो आरबीआई को गाइडलाइन दे दी है, आरबीआई जनता को राहत देगी, और आरबीआई कहता है कि हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हमने कम कर दिया है, बैंक जो है वो राहत दे। बैंक भी मैसेज करता है कि हम 3 महीने का मॉरिटोरियम दे रहे हैं, बाद में उसको 6 महीने का कर दिया जाता है। लेकिन जब मैसेज आता है ग्राहक के पास, चाहे वो लघु उद्यमी हो, चाहे वो होम लोन लेने वाले हो, उसमें आ जाता है कि अगर आपकी 20,000 की ईएमआई है, 20,000 की ईएमआई में, फिर बताओ अंजनी कि अगर किसी की 20,000 की ईएमआई होती है तो उसमें 14 या 15,000 वो ब्याज का पैसा होता है। तो उसमें ऑलरेडी 20,000 की ईएमआई में 15,000 आप ब्याज ले रहे हैं, और 3 महीने का मॉरिटोरियम दे दिया, सरकार ने एहसान जता दिया कि हमने इतना बड़ा पैकेज दे दिया, लेकिन उस 15,000 के ब्याज पे भी आपको 11,000 का ब्याज अलग से देना पड़ेगा। तो अगर आप 6 महीने का देख ले तो 20 को अगर 6 से करें तो 1,20,000 तो वो हो गए, और 11,000 पर महीने का ब्याज दे तो 66,000 के आसपास वो हो गए। तो जो 20,000 की ईएमआई नहीं दे पा रहा है, आप उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1,80,000, 1,86,000 का जो पूरा पैसा तो मतलब माना जाए, जो मैं बोल रहा हूं कि आपदा में अवसर, आपदा में अवसर। दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखिए क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ सालों में बैंकिंग सेक्टर में जितना करप्शन आया है, जितना भ्रष्टाचार आया है, वो शायद किसी और सेक्टर में आया हो। हमने देखा कि यूपीए 2 में जितने घोटाले हुए, हर घोटाले की जो जड़ थी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक से जुड़ी, चाहे वो नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का उस समय इशू आया। तो बैंक भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन चुके हैं। अगर 9,000 करोड़ रुपए लेके एक बिजनेसमैन भाग जाता है तो आप उसको एनपीए में डालते हैं, आप कहते हैं कि नहीं वो चला गया, घाटे में चला गया। 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख की ईएमआई होती है तो आप उसको मॉनिटरिंग सरकार कहती है, आरबीआई ने आपका रेपो रेट कम कर दिया, और आज नहीं पिछले 7-8 सालों में हर बार ऐसा होता है, लगातार रेपो रेट कम किया है। लेकिन ये बैंक की नाकामी है, ये बैंक का फेलियर है कि वो इस राहत को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और ये सरकार की नाकामी है कि वो बैंक पर दबाव नहीं डाल पा रहे हैं। उसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस याचिका की सुनवाई हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट को भी अब ये फैसला करना है कि बैंक क्या करे ना क्या करे। निश्चित तौर पर ये कार्यपालिका के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और अनिर्णय की स्थिति है। भाई रामनाथ शुक्ला जी, देखिए हमारे वीडियो ने बड़ी साफ साफ बात बता दी कि भाई आरबीआई से आपने निवेदन किया, आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तो भाई उन्होंने कम कर दिया, लेकिन उसका लाभ हमको, यानी आपको, आम आदमी को बैंक नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेकर कोई गाइडलाइंस करेंगे, बस खाली नीतिगत फैसले ही करते रहेंगे, मीटिंग ही करते रहेंगे आप लोग? नहीं, निश्चित तौर से इस पे गाइडलाइन भी जारी होगी, इसीलिए कल की आवश्यक मीटिंग बुलाई गई है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे श्वेतांक जी जो बता रहे थे, हर बार ये भी एक पैनलिस्ट ने कहा कि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो जो है क्राइम बढ़ेगा। हम किस तरह के समाज की तरफ प्रेरित कर रहे हैं
हम हर बार भ्रम की स्थिति फैलाते रहे। सर देखिए, अब मैं यहाँ पे माफी के साथ आपको टोकूंगा, माफी के साथ मैं आपको टोकूंगा सर। अभी आप अपने यूपी का उदाहरण देखिए, अपने यूपी का उदाहरण दिए। जब तक लॉकडाउन था अपराध में 90% गिरावट आई थी, और जैसे आप अनलॉक की तरफ बढ़े 90% अपराध बढ़ गया। और ये आगाज है जिसके तरफ यहां तमाम पैनलिस्ट संकेत कर रहे हैं। आप समझिए उस संकेत को, आप उस संकेत को समझिए सर। कार्रवाई हो रही है, हाँ। हर क्राइम खुल रहा है, हाँ। अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो कहा जाए, विपक्षी लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, लेकिन वैसी ही कोई घटना नहीं, अजय शर्मा ने एक अनहोनी की तरफ इशारा किया है कि ऐसा हो सकता है, कोई यहां भ्रम नहीं फैला रहा है। अजय जी का यह कहना था कि भाई अगर ऐसे हालात रहेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, बैंक का दबाव आएगा, तो ऐसे हालात हो सकते हैं, या तो अपराध बढ़ेगा या तो आत्महत्या करेंगे। क्या विकल्प है, कैसे इसको आप रोक पाएंगे? चाहे वो किसान हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर रहा हो, फिशरमैन हो, मधुमक्खी पालन हो, बेरोजगार रहे हो, स्ट्रीट वेंडर रहे हो, सबके लिए एक स्पष्ट योजना दी गई है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने कहीं कोई चिंता नहीं की है। हम हर नागरिक की सुरक्षा के लिए संकल्प है। इसीलिए नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को रामनाथ शुक्ला जी, मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। रामनाथ शुक्ला जी, मुफ्त में 3-3 सिलेंडर रामनाथ दिए शुक्ला जा जी, रहे हैं। छोटा सा सवाल है यहाँ पर। आपने कहा कि समाज के तमाम तबकों को राहत दी गई है। मार्च से ये पूरा मसला शुरू होता है, सितंबर में आप यह आकर कह रहे हैं कि सरकार एक बड़ी मीटिंग करेगी, लोगों को राहत देगी। ये 6 महीने में आपको ये समझ नहीं आया कि किस तरह से राहत देनी है, किस तरह से सेक्टर को राहत देनी है, और आप 6 महीने बाद ये कह रहे हैं कि सरकार बैठक करेगी और राहत देगी। ये किस तरह की सरकार के काम करने की गति है? लॉकडाउन चल रहा था तब लोगों को भोजन की आवश्यकता थी, भोजन पहुंचाया गया। हमारे हर कार्यकर्ता को निर्देश दिए गए कि आप 5-5 परिवार को भोजन दें, वो किया गया। दवाई की भोजन की गई, अस्पताल की व्यवस्था की गई। रामनाथ जी, ये उस तबके की बात नहीं है जो घर छोड़कर चला गया। रामनाथ जी, ये उस तबके की बात है जो सरकार को टैक्स देता रहा है। हाँ। जिसने सालों तक सरकार को टैक्स दिया है, अपनी कमाई का हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में दिया है। जो छोटे उद्यमी है उन्होंने सेल टैक्स दिया है, बाद में जाके उन्होंने जीएसटी दिया है, तमाम तरह के टैक्स उन्होंने सरकार को दिए हैं। और जब वो मुसीबत आए तो सरकार कह दे कि नहीं हमारा काम नहीं है, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने नीति बना दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाइए, वो तमाम बैंकों को नीति बना के देंगे और बैंक आपको राहत देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जिस इंसान ने हमेशा से, जिस व्यक्ति ने, जिस कंपनी ने, जिस संस्थान ने सरकार को टैक्स दिया है, आप उसको झुंझुना थमा रहे हैं, आप लॉलीपॉप थमा रहे हैं कि आरबीआई काम करेगी, देश के तमाम बैंक काम करेंगे, और 6 महीने बाद बड़े मजे से बैठकर कह रहे हैं टीवी चैनल पे कि सरकार एक बड़ी बैठक करने जा रही है। 6 महीने बाद मार्च से ये पूरा मसला शुरू होता है और आप सितंबर में जाकर ये कहते हैं कि सरकार बड़ी बैठक करने जा रही है। आपके पास इस तरह का कोई विजन नहीं है कि अगर बैंक राहत नहीं दे रहे लोगों को तो आप राहत देने के लिए पैकेज का ऐलान कीजिए। अगर आप उद्योगपतियों को कई लाख करोड़ के पैकेज दे सकते हैं तो आप आम लोगों को क्यों नहीं दे सकते? और फिर एक बात कहना चाहूंगा शुक्ला जी, इस देश में लगातार ये बातें होती रही है कि ग्रामीण सेक्टर, जब भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की बात आती है, आज वो मिडिल क्लास संकट में है। हाँ। जिसने हर समय इस सरकार को टैक्स के जरिए मदद दी है, आज वो मिडिल क्लास संकट में है जो शहरों में छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाता है। अगर उसको संकट से उबारने के लिए आपको जागने में 6 महीने लग जाए, और वो भी तब लगे जब सुप्रीम कोर्ट अब ये बात कहे और सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई करे, तो ये किस तरह से सरकार चलाना है? हर चीज का ठीकरा विपक्षी दलों पर फोड़ना ठीक नहीं है। कभी कभी आपको आगे बढ़कर भी कहीं ना कहीं, और देश के मिडिल वर्ग के लिए, मध्यम क्लास के लिए आगे बढ़ के कोई तो नीति बनानी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी कि हाँ गलती हुई, हमने मार्च में ध्यान नहीं दिया। जिम्मेदारी लेनी होगी, हमने अप्रैल और मई में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तमाम निर्देशों को बैंक मानने को तैयार नहीं थे, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तमाम निजी और प्राइवेट बैंक जो है, तमाम जो सरकारी बैंक है, वो इस तरह से खून चूस रहे थे उपभोक्ताओं का, उस समय आपका वित्त मंत्रालय नहीं जागा, उस समय आपका सरकार नहीं जागा। इस बात की जिम्मेदारी भाजपा को लेनी होगी। भी जो शिकायतें आई हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। शिकायतें नहीं है, चलिए अच्छी बात है सर। यहाँ पे लूट खसोट कहेंगे बैंकों की। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे सर, एक ब्रेक लिए रुकेंगे। देखिए बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है भाई मैं इस चीज की निंदा करता हूँ। हमारी माननीय जो वित्त मंत्री जी ने वो साफ कहा था भाई ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, यानी दैवीय आपदा है, इससे हम लोग निपट लेंगे। लेकिन बैंकों की वजह से जो आम उपभोक्ता है, जो खासकर वो वर्ग, मध्यम वर्ग जो टैक्स देता है, जिसके टैक्स से हम आप सरकारें चलती हैं, हमारे आपके तमाम काम होते हैं,
उनको राहत कैसे मिलेगी? भाई बैंकों को राहत दी गई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम किया गया, लेकिन वो लाभ हमको आपको क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर भी हम समझेंगे अपने अर्थशास्त्री से। बैंकों की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार लोगों के छिन गए हैं, ऐसे में ईएमआई की मार, कुछ राहत तो मिली, लेकिन उस ईएमआई मोरेटोरियम के प्लान में बैंक कैसे आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। और लगातार अभी इस याचिका जो लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी तमाम बैंकों की तरफ से कहा गया भाई मोरेटोरियम की अवधि को आगे न बढ़ाया जाए। इसके अलावा इस दौर में भी, इस 6 महीने के दौर में भी ब्याज लगाने की बात की जा रही है, जबकि याचिका लगाकर यह कहा गया कि भाई इस 6 महीने का ये जो पीरियड था, इसमें ब्याज न लगाया जाए, ब्याज माफ किया जाए। अब हम बैंकों की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। भाई बैंक वालों का यह तर्क है कि भाई हम तो घाटे में जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर संतोष जी ने बताया कि रिवर्स रेपो रेट कम किया गया, उसका लाभ हमको, आपको, आम जनता को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। प्रदीप जी, ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 3% 4% बैंकों को आरबीआई दर पे कर्ज देता है, लेकिन जब हम तक आता है तो 10%, कहीं कहीं तो 11-12% हो जाता है। और अभी कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो कोरोना में बैंक वाले भी घाटे में हैं, सब कुछ दिक्कत चल रहा है। भाई आप तो ब्याज मांग ही रहे हो, सब कुछ ले ही रहे हो, जनता परेशान है, आम उपभोक्ता मिडिल क्लास परेशान है, तो बैंक वालों का ये पूरा खेल क्या सर, क्यों होगा, कह रहे हैं कि हम परेशान हैं? इसमें आपको ना समझना पड़ेगा कि आरबीआई पिछले 6-7 सालों से, बल्कि 10 सालों से कोशिश कर रही है कि जो वो रेट डिक्रीज करते हैं उसका इफेक्ट जो है आम उपभोक्ता को मिलता रहे। लेकिन बैंकों ने, खासतौर से प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी जो होती हैं, उन्होंने तरह तरह के तरीकों अपनाकर ऐसा किया है कि वो रेट का जो बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो आम उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाता है। पहले आरबीआई ने, काफ़ी समय पहले आरपीएलआर चलता था, तो आरबीआई ने उसको चेंज करके बेस रेट किया कि शायद उससे जो है इफेक्ट जो है, पॉलिसी चेंज की कि भाई ये रेट पहुँचे। लेकिन बेस रेट को इनइफेक्टिव करने के लिए बैंकों ने एनबीएफसीज बना दी। अच्छा। और बेस रेट और जो आरबीआई की पॉलिसीज, मैक्सिमम जो रेट वाली पॉलिसीज हैं, वो इफेक्टिव होती हैं बैंक्स को। तो उन्होंने, जैसे एचडीएफसी बैंक हैं, उन्होंने एचडीएफसी लिमिटेड एनबीएफसी बनाई हुई है। वो सारे होम लोन, आम उपभोक्ता के जितना भी होम लोन है एचडीएफसी लिमिटेड में जाता है। तो आपको रेट का इफेक्ट जो है वो नहीं पहुंच पाता, वो उसको मैनिपुलेट कर देते हैं प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी। अभी बीच में फिर आरबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट एमसीएलआर को अमेंड किया। अच्छा। कि ताकि जो डिपॉजिट की कॉस्ट आती है उससे लिंक कर दें, लेकिन उसको भी उन्होंने अवॉइड करके और जो है अपना प्रॉफिट्स को बढ़ाया। देन फिर अभी फिर रिपो रेट से लिंक करके आरबीआई ने फिर चेंज किया, लेकिन वो पॉलिसीज इफेक्टिव नहीं हो पाती। आप देखिए कि प्राइवेट बैंक के कई बैंक्स हैं, उनके प्रॉफिट लगभग लास्ट 10 ईयर से 30% ग्रोथ रेट है। तो आप ये देखिए, वो उनकी अर्निंग कम नहीं हो रही है, लेकिन जो उपभोक्ता कस्टमर है उसकी अर्निंग, उसकी ईएमआई बढ़ती जा रही है। तो यहाँ जो है आपका जो है आरबीआई को ये देखना चाहिए कि जो भी वो फायदा पहुंचा रहे हैं वो पहुंचे। इवन आप देखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, वहाँ 26% तक रेट चला जाता है। पॉइंट है। देखिए रामनाथ जी, देखिए हमने इसलिए आर्थिक सलाहकार को यहाँ बैठा रखा, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि संतोष जी ने सवाल आपसे किया था कि भाई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भाई कम किया गया कि भाई बैंक उसका फायदा आम जनता तक पहुंचाए, खासकर उस मिडिल क्लास को जिनके टैक्स पे हम लोग आज सब कुछ, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली यही मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनको राहत देने की कोशिश जब की जाती है, तब तक बैंक वाले रोना लगते हैं। तो ऐसे में आरबीआई और आरबीआई के ऊपर आपकी सरकार है, आप लोग क्यों नहीं इन बैंकों की मनमानी पर लगाम लगा पा रहे हैं? जी रामनाथ जी, आपसे ही सवाल था। हाँ, आवाज है। ऐसा नहीं है। हाँ, निश्चित तौर से जैसा मैंने बताया कि कल की बैठक में बहुत बड़ा निर्णय लेना है। अच्छा। वो कल की बैठक के बाद पता चलेगा। जहां तक ये बात हो रही थी कि अभी बताया कि ईएमआई से जो है फायदा कमाया, अवसर में आपदा दिया, ऐसा नहीं है। बैंकर्स की कमेटी में अभी ये बताया गया कि उन्होंने अपने यहाँ जमा पे ब्याज कम कर दिया, उन्होंने अपने कास्ट को इफेक्ट किया, उन्होंने ईएमआई से मुनाफा नहीं कमाया है। उन्होंने जो कमाया है वो अपनी कास्ट कटिंग से कमाया है। बैंकों में लोग बीआरएस के माध्यम से बाहर जा रहे हैं,
उन्होंने अपने घाटे को कम किया है, ब्याज ताकि पे ये ब्याज कहना दिया उन्होंने। होगा कि उन्होंने जो है EMI के ब्याज पे ब्याज अपने दिया है, इसको मुनाफा पैसे नहीं पैसा कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये प्रोटेक्शन गलत है। जहां तक बैंकों से किसी को दिक्कत की बात है, हमारी सरकार उसके प्रति पूरी तरह गंभीर है। नहीं सर, एक जहां बड़ा भी शिकायत आए- एक सवाल था आप जिसको तुरंत- आप शायद सुन नहीं पाए सर, वो ये मैं दोबारा करना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार ने रिजर्व बैंक से निवेदन किया कि भाई कुछ राहत दीजिए, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया। जब वो कम कर दिया तो भाई उसका फायदा तो आम जनता को, हमको आपको मिलना चाहिए, लेकिन बैंक भाई फायदा तो ले रहे हैं लेकिन हमको वो लाभ नहीं दे रहे हैं। इस पर क्या पॉलिसी आपकी है? ये हर बार पिछले 1 साल से हो रहा, रिवर्स रेट रेपो रेट काफी कम हुआ लेकिन उसका फायदा आम उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है, तो इसको लेकर आप मीटिंग ही करेंगे या कोई गाइड तो तुरंत कार्रवाई करेंगे आप लोग? जी आप समझिए, हाँ, कि पहले बैंकों को कहा जाता था कि उनको ब्याज मिलता था, आज बैंक कर्मचारियों को 8% पे हाउसिंग लोन मिल रहा है, हाँ। लेकिन आम जनता को 7% पे मिल रहा है। यानी प्रदीप बैंक जी, सहमत? प्राइस 7% ब्याज मिलता है? जो लोन दे नहीं, रहे हैं शुक्ला जी, उससे गलत है। 1% कम पे पब्लिक नहीं को नहीं, दे यहाँ रहे पे हैं। अर्थशास्त्री शुक्ला जी, गलत है। 7% पे कहां ब्याज मिलता है जी संतोष जी? बैंक कर्मचारियों को 8% पे किस चीज के लिए लोन मिल रहा है शुक्ला जी? आज भी जो बैंक कर्मचारी है उनको 1 से 1.5-2% पे लोन मिल रहा है। हाँ, ये जानकारी आपकी गलत है और इसीलिए तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप लोग सरकार तक सही जानकारी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाजपा के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सरकार तक सही जानकारी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस मामले में शुक्ला जी फेलियर मानिए कि आपका वित्त मंत्रालय, आपके वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय में बैठने वाले तमाम मंत्री और अधिकारी विफल हो गए हैं। वो देश के बैंकों पर लगाम नहीं लगा पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते थे, जिस तरह से प्रधानमंत्री चाहते थे कि राहत जो है वो लोगों तक पहुंचे, प्रधानमंत्री के इस विजन को फेल करने के लिए आपके वित्त मंत्रालय के मंत्री और आपके अधिकारी जिम्मेदार हैं। आपके अधिकारियों ने, आपके मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को इस मोर्चे पर फेल कर दिया है। इस विफलता को मानिए और सही जानकारी ऊपर तक पहुंचाइए। बैंकों वाली जानकारी श्वेतांग जी देखिए, ये सवाल है, जैसा कि संतोष जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उन्होंने बार बार कहा कि भाई सरकार किसी की रही हो लेकिन बैंकों की मनमानी तो होती है। रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जब भी कहीं पे आता है, माना जाता है कि भाई उसका फायदा आम जनता को मिलना चाहिए, आम उपभोक्ता को मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है। और अब जब कोरोना काल में पूरी दुनिया, अब पूरे हमारे करोड़ों लोग परेशान हैं, तो ऐसे में बैंकों से, आरबीआई से राहत की उम्मीद थी। आरबीआई ने भाई रेपो रेट कम किया, रिवर्स रेपो रेट कम किया, लेकिन बैंक वाले अपना रोना रोते हुए हमको आपको लाभ नहीं दे रहे हैं। तो क्या सरकारें लगाम लगा नहीं पा रही हैं इन बैंकों पे, या इसके पीछे खेल कुछ और है? देखिए, केंद्र में बैठी सरकार पूरी तरीके से विफल है। दूसरी बात, मैं शुक्ला जी की बात करना चाहूंगा। शुक्ला जी से मैं पॉलिटिकल डिसएग्री करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम सुर्खियां बटोरना है, आनाकानी करना है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि संतोष पाठक जी बात कर रहे थे कि इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं यहाँ पर, आरबीआई हो चाहे कोई भी हो, कोई भी गवर्निंग बॉडी हो, वो सरकार जैसे चाहती है वैसे चलाती है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया है कि ऑटोनॉमस जो इंस्टीट्यूट है भारत में, वो ऑटोनॉमस नहीं रहे। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि यूपीए के गवर्नमेंट में करप्शन हुए, तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कौन भागा? नीरव मोदी भागे, माल्या भागे। नहीं, यहाँ बैंक वाले की बात हुई थी। श्वेतांग जी, आपने जो कहा कि ऑटोनोमस, श्वेतांग जी यही तो आरोप है आपके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह सरकार में, जो वित्त मंत्री थे उन पर यही तो आरोप है कि एक फोन कॉल करते थे और हजारों रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के चला जाता था। आपकी सरकार में ऑटोनोमस, जो तमाम संस्थाओं की जो ऑटोनोमस को खत्म किया है, आपकी सरकार के दौरान भी हुआ है। आपके वित्त मंत्री फोन करते थे, हजार रुपए, हजार करोड़ के जो लोन है वो बिजनेसमैनों को, उद्योगपतियों को वित्त मंत्रालय से फोन के जरिए दिया जाता था। पांडे जी याद कर लीजिए, वो तमाम तरह के आरोप लगे हैं। लोन की भी बात कर देंगे, आप घोटालों की बात कर रहे हैं, इसी तरह के आरोप तो लगे हैं। चलिए मान लिया कि विजय माल्या, मेहुल चौकसी भाजपा के राज में भागे, लोन कब मिला उनको? सुन लीजिए, लोन कब मिला? करोड़ लोन
सिखाने की बात सुशांत जी नहीं है। उसी पार्लियामेंट बात को कवर ये है करता कि था जनता के मैं पास देखता पैसा था कि आएगा जिस कहाँ विजय से? माल्या पे आरोप लगा रहे हैं कि जनता अरुण के जेटली पास जी के साथ थे ये है कि भागने से जनता के पहले, पास पैसा वही आएगा विजय माल्या कहाँ जी से? आपके वित्त मंत्री के विजय साथ माल्या बैठते थे, राज्यसभा सांसद थे। महीनों तक बैठते थे, तमाम फाइलें वहां पास करवाते थे। वही विजय माल्या साहब आपके पी चिदम्बरम साहब के साथ बैठ के फोन करवाया करते थे और सिर्फ एक फोन पर हजारों करोड़ के लोन पास हो जाया करते थे। आप कौन से ऑटोनॉमस की बात कर रहे हैं? देखिए, आपने किस संस्था के ऑटोनॉमस को रहने पहली दिया बात मैं आपने? बताना चाहूंगा कि रूरल इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा। केंद्र सरकार को सुशांत जी बात पलट रहे पलट गए हैं। आप। आपने नहीं, जो बात नहीं आरोप पलट है रही, ऑटोनॉमस की बात बात की नहीं है, पलट रही। मेरी बात आपने सुन करप्शन लीजिए। की बात की है। मैं कांग्रेस उसी माफ मुद्दे पे कीजिए आ जो रहा पांडे हूं जी कि इस पूरे मामले में पाक साफ मैं नहीं है, उसी बात पे आ रहा बल्कि हूं इस कि पूरे EMI मामले कैसे को चुकाई गंदा है। मैं करने उसी की बात पे शुरुआत आ रहा अगर हूं। किसी ने की मैं है बात नहीं तो कांग्रेस पलट ने रहा, की मैं है। उसी बात पे आ रहा हूं आपने कि सिखाया EMI है कैसे चुकाई कि इस है। तरह से संस्थाओं को आपने- दबाया जा सकता है। आपने आपने सिखाया है सोचे कि इस तरह से समझे संस्थाओं की भारत- स्वायत्तता को भारत तोड़ा में मरोड़ा जा governing सकता body है। के ऊपर आपने आपने आरोप सिखाया लगा है दिया। कि जनता के हितों को देखिए, किस तरह से आरोप उसको को पैरों लगाना तले आसान कुचला है। जा सकता है। आरोप ये पर- आपकी सरकार ने लेकिन सिखाया साक्ष्य है। आपके सामने है, साक्ष्य आपके सामने है, साक्ष्य आपके सामने। अब सुन लीजिए कि हाँ, जनता उसी लोन साक्ष्य कैसे को चुकाएगी, बता रहे ये हैं भी वो। सुन लीजिए। सुन लीजिए जी। पहली बात सुन लीजिए, अर्थशास्त्रियों से बात करना बहुत जरूरी है। हाँ। पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे बात करना होगा। एमएसएमई की मैं बात करना चाहूंगा। सरकार ने एमएसएमई को तो लोन दे दिया, लेकिन लिक्विडिटी और कैश सपोर्ट की बात नहीं की। जीडीपी में एमएसएमई का 30 से 35% जो है नहीं, सुशांत जी, कंट्रीब्यूशन एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा उसके बताऊं बाद मैं मैं कहना अपनी। चाहूंगा अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री MSME की की भी बात बात सुन कर रहे लीजिए। हैं। अंतिम जो पॉइंट है, यूपीए का जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री सरकार की थी बात सुन 2004 लीजिए। से 2009 के बीच में, देखिए, 2008 के बाद में बताओ क्या हुआ। सर, एक बार सुन लीजिए आप। सुशांत पांडे जी जी, सुनिए, लेबर की सुशांत जी, पांडे एक जी दिलचस्प सुनिए, आंकड़ा है। एमएसएमई की जो बात आप कर रहे हैं ना, सुनिए कैसे आप लोगों ने सुशांत जी, एमएसएमई को दर्शकों कुठाराघात के लिए किया जानना बेहद है। जरूरी है। कैसे कैसे सुनिए, आप बात लोगों ने सुनिए। देश के एमएसएमई सेक्टर को कुचलने का काम किया है आपकी सरकार ने। किस तरह से, याद कीजिए 2007-8 में दिवाली के दिए कहां बनते थे, झालर कहां बनते थे, गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति कहां बनती थी, छोटे छोटे एमएसएमई लगते थे। आपने बर्बाद कर दिया सारे एमएसएमई को। और फिर क्या हुआ, चीन की सारी कंपनी ने आके भारत के सारे बाजार को टेक ओवर कर लिया। अब लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आती है छोटी सी, दिवाली की झालर आती है तो वो भी चीन की कंपनी की आती है। कम से कम कांग्रेस को तो एमएसएमई सेक्टर और इन सब चीजों पर बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने तहस नहस कर दिया था लघु और मध्यम उद्योग तमाम के क्षेत्र में। 42,480 किसान मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। 116 किसान रोज आत्महत्या करने को मजबूर है। 2019 में 14,19 बेरोजगार आत्महत्या को मजबूर है। कोरोना से पहले के आंकड़े, मैं कोविड-19 की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यही समस्या नहीं, है, ये यही समस्या है कांग्रेस की। किसानों को जो आंकड़े आप हैं ना, अपनी गलती वो स्वीकार नहीं यूपीए करते की हैं। सरकार में देखिए, किसानों के जो आंकड़े हैं वो चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, विदर्भ के मामले आप भूले नहीं होंगे, वो यूपीए 2 या यूपीए 1 की सरकार थी। उस दौर में भी देखिए, किसान सरकार किसी की भी हो, उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। अजय जी, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बैंकों की ईएमआई भरते भरते आधी से ज्यादा सैलरी लुटा देते हैं, जो वो कमाते हैं लुटा देते हैं, और आज लगभग बिजनेस ठप हो चुके हैं। मैक्सिमम लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। जो लोग कहीं नौकरी कर भी रहे हैं उसमें भी भारी सैलरी में कटौती की जा रही है। तो उनके ऊपर जो आफत पड़ने वाली है, जो ईएमआई का बोझ दोबारा आने वाला है, और जिसको लेकर वो राहत की उम्मीद कर रहे हैं, तो उनको क्या आपको लगता है कि इस दौर में, इस कोरोना काल के दौर, हालांकि आपने क्या हो सकता है आपने उस चिंता को व्यक्त किया जिसको अन्यथा ले रहे थे बीजेपी के नेता, लेकिन कैसे राहत मिलेगी? देखिए वही क्या बात, उम्मीद है कि राहत मिल सकती है उनको? मैंने वही कहा कि कल के ऊपर उम्मीदें टिकी हुई हैं। हाँ। लेकिन किस तरीके से मिलेगी वो भी कल ही पता चलेगा। अगर सरकार ने एक जिसे कहते हैं संवेदना के ऊपर अगर फैसला लिया, और जो हम सुन रहे हैं 18 महीने की या 2 साल की राहत मिल सकती है, तो एक बहुत बड़ी राहत होगी। हाँ। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम क्या हो सकते हैं, ये भी हमने इस पर चर्चा कर ली। और इसमें इस पूरी डिबेट में इस चर्चा में एक चीज और निकल के सामने आई है। हाँ। चाहे यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, बैंकों पर नियंत्रण रखने में दोनों नाकामयाब है। पॉइंट है जी। ठीक है, तो यानी कि आपने बैंकों को या तो दूसरे तरीके से पाला पोसा है, जिसमें चाहे कोई भी किसी भी सरकार में हो, स्कैम कीजिए निकल जाइए। हाँ। तो हम जो समझना चाह रहे हैं एक आम आदमी की तरफ से नजरिए से, हम तो सिर्फ जो है पेपर पे सिग्नेचर करने के लिए हैं, और रेपो रेट को या लोन को, ईएमआई को, इंटरेस्ट को हम समझने की कोशिश करते रहते हैं, उसी में हम फंसे रह जाते हैं, और 20-25 साल तक या हाउसिंग लोन हो या कमर्शियल लोन हो उसमें हम फंस जाते हैं।
तो ये एक सही समय है कि बैंकों को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। लोन को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, बैंक को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। उस पर एक नियामक बनाना पड़ेगा, उसको फिर से, जिसे हम कहते हैं बैंकिंग रिफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो बैंक रिफॉर्म की बात यहाँ पर उठनी चाहिए कि आखिरकार बैंक कैसे काम करें कि वो भ्रष्टाचार में ना डूबे और जो है एक मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है उसके ऊपर एक बुरा असर ना पड़े। यहाँ पर एक बैंक रिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ होना चाहिए। नई सिरे सारी चीजें बने तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि ये वही रूल्स हैं, वही सब कुछ है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब स्थिति कुछ और थी, उसके बाद उसी ढर्रे पे अब चले आ रहे हैं, धीरे धीरे छोटे मोटे परिवर्तन कर देते हैं। हम आपको राहत दे रहे हैं, राहत ले रहे हैं, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। जैसे कि अभी अर्थशास्त्री कह रहे थे, वहां पहुंचते पहुंचते इतना बढ़ जाता है कि वो जो आदमी की कमर तोड़ देता है। तो इससे उबरने के लिए राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की जो पॉपुलेशन है और हमारी जो इनकम है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सर, ये जो बात आ रही है प्रदीप जी कि भाई सरकार की तरफ से जो गए थे वहां पे सॉलिसिटर जनरल, वो कह रहे थे कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं हमारी सरकार की 2 साल तक मोरेटोरियम की अवधि को और बढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें हम दोनों पक्ष को समझना चाहेंगे आपसे कि भाई बैंकों का जो पक्ष है भाई इससे हमको घाटा होगा और आम उपभोक्ता को किस तरीके से राहत मिलेगी। अगर ये 2 साल के लिए बढ़ता है तो जो ब्याज है उसका क्या होगा, और बैंक जो चिंता कर रहे हैं कि भाई ये बढ़ेगा तो हमको घाटा होगा। तो इन दोनों पहलुओं को जरा समझाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। इसमें अपने ये दोनों पक्ष हैं, हमारे बैंक और जो उपभोक्ता हैं, दोनों ही पक्षों को सरकार को साथ लेके चलना पड़ेगा। ना ही बैंकों को खत्म किया जा सकता है और ना ही उपभोक्ता को खत्म किया जा सकता है। और यहाँ सबसे जो एक बात और ध्यान देने वाली होगी कि अभी कई जगह पे, जैसे अपना जो यूके है, ब्रिटेन है, वहाँ सिंगापुर में रिसेशन की शुरुआत की ऐसी न्यूज़ आनी शुरू हो गई है। जीडीपी हर जगह गिरी है। ठीक है। दूसरा जो इसके साथ जो खतरनाक चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होना शुरू हो गया है। जो मेटल प्राइस है, आप गोल्ड देखिए, सिल्वर देखिए, एल्युमिनियम देखिए, 20 to 30% आपके इंक्रीज कर गए हैं। तो ये एमएसएमई के लिए तो बड़ा ज़्यादा और अलार्मिंग होने वाला है कि उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है, मार्जिन उनके कम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हम ये दोनों के पक्षों को समझें कि भाई कैसे करके दोनों को राहत दे, दोनों की समस्या क्या है जी। तो बैंकों की समस्या ये है कि अगर उनको जो वो पैसा कहाँ से लाते हैं, तो वो जो डिपॉजिटर हैं, जो जमा करती है आम जनता, उसी के पैसे को लोन देते हैं। दूसरा, वो बाहर से लैंडिंग करते हैं, जो बॉन्ड के थ्रू, अदरवाइज और बहुत सारे तरीकों के थ्रू बाहर से उधार लेते हैं। तो वो पैसा उनको देना होता है। तो अगर बैंकों को पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक फेल कर जाएंगे या रेटिंग उनकी खराब हो जाएगी, और रेटिंग खराब होने से उन्हें जो नया पैसा और आगे के सालों में जो पैसा मिलना है, जो क्रेडिट ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब दूसरा पक्ष हम समझे उपभोक्ता का जी। आज की डेट में जैसे अजय जी बता रहे थे कि नौकरियां जा रही हैं, स्थिति है, ये ग्राउंड रियलिटी है कि नौकरियां जा रही हैं, रेट कट, पे कट हो गए हैं 30%, 25%। हाँ। तो कैपेसिटी जो है, पेइंग कैपेसिटी, वो रिड्यूस हो गई है काफ़ी लोगों की। अच्छा, बैंक वाले एक चीज बताएं, बैंक वाले अब जो कट के सैलरी मिले उसके आधार पर आपके ईएमआई का मूल्यांकन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। हाँ। तो समस्या ये है कि उपभोक्ता की देने की क्षमता ही नहीं है। पहले वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा या ईएमआई को देगा, तो क्षमता है ही नहीं। हाँ। तो यहाँ जो गवर्नमेंट कह रही है कि 2 साल के उसे, यहाँ 2 साल नहीं, जो लास्ट रिसेशन आया था 8 साल चला था, फिर गवर्नमेंट वही गलती कर रही है कि 2 साल नहीं, 5 साल का प्लान बना के चलना चाहिए, 2 साल का प्लान नहीं बनाना चाहिए। और इसमें ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो, जैसे इन्होंने अभी 20% फंडिंग दी है, एक स्कीम लाए इमरजेंसी फंडिंग। हाँ। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो भी फेल हो गई है। हाँ। वो कैसे फेल हो गई? सरकारी बैंकों ने तो दिया, लेकिन सरकारी बैंकों का शेयर कितना है? एनबीएफसीज ने नहीं दिया। आपकी प्राइवेट बैंक्स ने किसी ना किसी माध्यम से उनको, वो मैंडेटरी नहीं था। सेम सेकंड मोरेटोरियम था जो 3 मंथ के बाद 3 आया, वो भी मैंडेटरी नहीं था, उसमें भी रिकवरी चालू थी। उसमें भी हर महीने वो मैसेज करके पूछते थे कि भाई आप एप्लीकेशन दीजिए। हर महीने ऐसे भी केसेस आए कि भाई रिकवरी के लिए उन्होंने थ्रेट का यूज और काफी एनबीएफसीज ने किया। तो बेसिकली पॉलिसी जो है ना, वो एक सभी के लिए एप्लीकेबल, टाइटली एप्लीकेबल नहीं हो रही है। पॉइंट है रामनाथ जी, देखिए ये बड़ी चिंता है जो आपने भाई मोरेटोरियम को लेकर काफी वाहवाही लूटी। जो 3 महीने का पहला था वो तो ठीक था,
लेकिन दूसरा जो 3 महीने का लगाया गया था उसमें मैंडेटरी नहीं था कि प्राइवेट बैंक वाले भी उसको अपनाएं। तो कुछ कुछ बैंक अपना रहे थे, कुछ नहीं अपना रहे थे। वो भी क्या कर रहे थे कि भाई हर महीने आपको फोन करते थे कि भाई आप हर महीने आवेदन दीजिए। पहले था कि भाई एक बार हमने आवेदन कर दिया तो वो 3 महीने के लिए हो गया, लेकिन जब दूसरी बार ये लागू किया गया, क्योंकि मैं खुद EMI देता हूं, तो मेरे पास फोन आता था कि भाई आप हर महीने का आवेदन करिए। मैंने कहा भाई एक बार तो क्या 3 महीने हो गया? क्या नहीं, अभी क्या है कि हर महीने आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो ये जो मोनेटोरियम की 6 महीने की आप ढिढोरा पीट रहे उसमें 3 महीने वाले में तो यही आप यहाँ पे ही काफी लूज फोल हो गया। अब जैसा कि हमारे अर्थशास्त्री बता रहे थे कि अगर 2 साल नहीं 5 साल का प्लान लेके चलना पड़ेगा, और अभी लोगों के पास EMI चुकाने का पैसा है ही नहीं, वो अपना परिवार पालने, अपना पेट पालने, यही बड़ी चीज है। तो ऐसे में सरकार को कुछ और आगे बढ़ के सहायता देनी पड़ेगी। रामनाथ जी। निश्चित तौर से इसमें सहायता देनी पड़ेगी, दी जाएगी। जहां तक बैंकिंग की बात अभी हमारे आदरणीय प्रदीप जी कह रहे थे, हमारे छोटे भाई श्वेतांग जी ने कुछ चर्चा की। समस्या ये है कि बैंकों का जो NPA वसूली की समस्या है वो ग्रामीण क्षेत्र से उतनी नहीं है, छोटे EMI से नहीं है। बैंकों का 76% पैसा जो बकाया है वो विजय माल्या, मेहुल चौकसी और पॉइंट है। वो तो संतोष जी भी बोल रहे हैं, वो तो संतोष जी भी बोल रहे हैं भाई आप तो उनको राहत दे देते हो, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो किसान हैं, जो 10-20-50 हजार क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड का बिल है, आप उनसे जो है उनके ऊपर बोझ डाल देते हो। आपने आत्महत्या की श्वेता हमारे छोटे भाई हैं जी, तो जब इनके कार्यकाल में जो आत्महत्या हो रही थी, तो वो क्या राजीव गांधी स्वर्ग दर्शन योजना में किसान जा रहे थे? उसका जिक्र क्यों नहीं करते? ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके कार्यकाल में कितने किसानों ने आत्महत्या की? आज सिर्फ बीजेपी। सर देखिए हम आखिरी पड़ाव पे आ गए। आरोप प्रत्यारोप का वक्त हमारे पास नहीं है सर, आरोप प्रत्यारोप का वक्त हमारे पास नहीं है सर। हमारे पास 1 मिनट का समय है। सभी मेहमानों से 10-10 सेकंड की हम फाइनल टिप्पणी चाहेंगे। रामनाथ जी 10-10 सेकंड की फाइनल टिप्पणी चाहेंगे। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। श्वेतांग जी हम भी चाहेंगे कि आप आरोप प्रत्यारोप मत करिएगा, और रामनाथ जी आप भी फाइनल उपाय बताएंगे कि हमारे साथ करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं उनको EMI में, बाकी बैंकों से जिन्होंने लोन लिया है, कर्ज में राहत कैसे मिलेगी, ये बताएं आप 10 सेकंड। कल के बाद पता चल पाएगा। ठीक है श्वेतांग जी, पार्टी का पक्ष। श्वेतांग जी 10 सेकंड में आपका कमेंट। देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सरकार को मजबूत करना चाहिए, अन्यथा जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो इनका वादा है वो अधूरा रह जाएगा। बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात पे मैं सहमत हूं। और दूसरी बात, कुछ भी करना है तो हमको पोलैंड से सीखना चाहिए। पोलैंड में अब जब मैन्युफैक्चरर रिडक्शन की बात करेंगे तो वहां पर 4.1% है, तो हमको पोलैंड से सीखना चाहिए। और मैं अंतिम में एक बात और कहना चाहूंगा, संतोष पाठक जी ने ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स में जो प्रश्न उठाया था, मैं कहूंगा कि अगली बार आप जब भी आए चर्चा में महोदय, तो आप जरा सा थोड़ा सा अपना होमवर्क जरूर कर लें, क्योंकि मैं कहूंगा, ये भी कहना चाह रहा हूं इसके साथ कि आज जो कोर्ट में जब नहीं सर ये तो हो गया, जब आप फंसते हैं तो आप होमवर्क की बात करते हैं। श्वेतांग जी ये कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाईपास करके निचले स्तर के जो कनिष्ठ जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया था। कम से कम ये कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने जब चाहा जिसको चाहा चुनाव आयुक्त बना दिया। एक सेशन साहब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जिन्होंने आपको सिखाया कि चुनाव आयोग क्या होता है, तो आपने संविधान में संशोधन करके 2 चुनाव आयुक्त और बिठा दिए PM सेशन के साथ समय में। तो ये कम से कम कांग्रेस को सिखाने की जरूरत नहीं है, होमवर्क आपको करके आने की जरूरत है। समय का अभाव है, युद्धों को डाइवर्ट मत कीजिए श्वेतांग जी, इस पर लंबी बहस हो सकती है, आपके साथ लंबी बहस करेंगे। यही कहा था कि लंबी बहस करेंगे आपके साथ। 10 सेकंड का समय आपके पास था, लंबी बहस करेंगे आपके साथ। आरोप प्रत्यारोप मत करिएगा, 10 सेकंड में अपना उपाय दीजिएगा। लेकिन जो आपने ऑटोनॉमस की बात की थी ना, एक अच्छा उदाहरण दिया था कि यहां वित्त मंत्रालय से फोन जाता था, वहां लोन हो जाता था। ठीक है अजय वर्मा जी 10 सेकंड में आप बताइए कि जनता राहत की उम्मीद करे। आप भी कल पे बात कर रहे हैं और बीजेपी नेता भी कल की बात कर रहे हैं, यानी कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करें मिडिल क्लास को कल ही राहत मिल सकती है। देखिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कैसे राहत मिलेगी? देखिए वही है, अगर इनको जो है छूट देनी पड़ेगी इसके अंदर, जैसे 6 महीने के लिए टाइम बढ़ाया गया था, 2 साल के लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो बातें मैंने कही हैं कि बैंक रिफॉर्म और नीतियों में बदलाव की बहुत जरूरत है। ठीक है। और जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रदीप जी फाइनल कमेंट, कैसे हमारे आप जैसे उपभोक्ताओं को, जो मिडिल क्लास के लोग जो टैक्स देते हैं, उनको राहत कैसे मिलेगी? सितंबर में उनको EMI से राहत मिलेगी? देखिए उनको देनी चाहिए, कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो जो है NPA हो जाएंगे, और वो सरकार से उम्मीद ना करें, कुछ बैंकों से उम्मीद ना करें। बैंकों सरकार को जो है
पहले तो एक नॉर्मल उपभोक्ता है उनको तो ईएमआई में राहत देनी चाहिए, प्लस एमएसएमई को भी राहत देनी चाहिए, प्लस एक्स्ट्रा फंडिंग, और वो भी रिपो रेट और ऐसे रेटों पे देने चाहिए जिसको वो आगे आने वाले 5 सालों में दे पाएं। अदरवाइज जो अगले सालों में सेम समस्या 6 महीने के बाद फिर वहीं खड़ी हो जाएगी। संतोष जी, फाइनल एडिटोरियल कमेंट आपका। देखिए बिल्कुल अंजनी, जो प्रदीप जी ने कहा, देखिए एक आर्थिक संकट की स्थिति है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारतीय संविधान में इस बात का बाकायदा जिक्र है कि अगर आर्थिक संकट आता है तो आर्थिक आपातकाल अगर लगाने की जरूरत पड़ती है तो क्या क्या करना चाहिए। हाँ। देखिए एक बात बिल्कुल सही है कि अब जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री को खुद आगे आना पड़ेगा। उन्हें वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब चीजों पर तमाम चीजें जो छोड़ रखी है उन्होंने पिछले 6 महीने में, उसको छोड़ के ये जो बैठक है प्रधानमंत्री को अपने स्तर पर लेनी होगी। उन्हें एक राहत पैकेज देना होगा। बैंकों को यह कहा जाए कि वो अपनी बैलेंस शीट को पब्लिक करे कि कितना एनपीए है और आम आदमी का कितना एनपीए है। और जब भी हम मॉरिटोरियम की बात करते हैं, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि 5 वर्ष की एक प्लानिंग बनानी है, आर्थिक आपातकाल का समय है, आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, तमाम दलों को बुलाइए, सर्वदलीय बैठक करिए और एक निष्कर्ष पे पहुंचिए और फिर उस पर राजनीति बंद कर दीजिए। और बैंकों को भी ये कहिए कि आपको ये राहत 2 साल 3 साल की राहत जो है वो ईएमआई में देनी है, लेकिन उस पर स्टार ना लगाए, जो शर्तें लागू वाला जो कॉलम होता है ना वो ना लगाए, वो अक्रॉस जिन लोगों ने लोन ले रखा है उन सबको एक तरह से छूट दे। और इसके लिए प्रधानमंत्री को खुद आगे आकर मोर्चा संभालना होगा। चलिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आपका, रामनाथ जी आपका, श्वेतांश जी आपका, अजय जी आपका और संतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो यानी जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो राहत की उम्मीद कर रहे हैं, कल एक महत्वपूर्ण दिन है। कल देखना यह होगा कि कल कितनी राहत मिल पाती, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चाहे सरकार जो बैठक करने वाली उसमें। लेकिन जैसा कि संतोष जी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री को खुद आगे आके आना पड़ेगा, क्योंकि वो जो होता है ना कि भाई हम परेशान हैं तो हमको कर्ज दे दो, हम परेशान हैं हमको कर्ज दे दो, ये कर्ज वाली नीति नहीं चलेगी। अब सीधे लाभ देना पड़ेगा, ब्याज माफ करना पड़ेगा या कर्ज माफ करना पड़ेगा। लगता है यही एक विकल्प बचा है इस आर्थिक मंदी के दौर में। और इसी के साथ राजपथ मिलता ही। नमस्कार।